राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वह चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज प्रेस वार्ता की और चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में दूषित कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत के मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर प्रवीण सैनी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग कार्य करने से योजनाओं में अनावश्यक देरी होती है, इसलिए सभी विभागों को मिलकर साझा कार्य योजना बनानी चाहिए तथा उसका समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया की अमृतसर से बर्मिंघम जा रही उड़ान AI 117 में शनिवार को बड़ा तकनीकी अलर्ट सामने आया। बोइंग 787 विमान का रैम एयर टरबाइन लैंडिंग से ठीक पहले यानी फाइनल अप्रोच के दौरान अप्रत्याशित रूप से तैनात हो गया। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है, ने लेह में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 4 लोगों, जिनमें एक पूर्व सैनिक भी शामिल है, की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। यूपी में निरीक्षक से प्रोन्नत होकर डिप्टी SP बने अफसरों को तैनाती दी गई है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। आधिकारिक रूप से पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। बलिया जिले में तेज बारिश के कारण पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं पड़ोसी जिले देवरिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 बच्चे झुलस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित योजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने देश के ITI छात्रों और शिक्षकों को शुभकामना दी और कहा कि यह आयोजन भारत की कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 60,000 करोड़ रुपए की PM सेतु योजना के तहत ITI को उद्योगों से और अधिक जोड़ा जाएगा। साथ ही देश भर के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 नई कौशल प्रयोगशालाओं का भी शुभारंभ किया गया। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े ITI के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की 2 और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई है। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था, यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं। और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में ITI के जो शिक्षार्थी हैं, उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है।
मैं इसलिए आईटीआई के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं। आज दो और बड़ी योजनाएं जो लॉन्च हुई है, 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम से हमारी आईटीआई अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी आज उद्घाटन किया गया है। साथियों, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मूल कार्यक्रम तो यही था कि यह विज्ञान भवन में दीक्षांत समारोह का आयोजन तय हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, वैसा ही यहां भी हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में इस उत्सव को महाउत्सव बनाने का प्रस्ताव आया और इसलिए आज एक कार्यक्रम में दो कार्यक्रम बन गए। एक तो आईटीआई का भारत सरकार का कार्यक्रम और बिहार के ढेर सारे कार्यक्रम। आज बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाओं और परियोजनाएं समर्पित हुई हैं। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, ये समय देश के हर युवा के लिए अवसरों से भरा हुआ है। हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन कौशल का, इनोवेशन का, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये सब कुछ भारत के आप सभी नौजवानों के पास है। आप सभी की शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनेगी। इसी विश्वास के साथ देश भर के आईटीआई के नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं और बिहार के नौजवानों को जो बिहार की सरकार ने अनेकविध नए तोहफे दिए हैं, इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी दुर्गावती जयंती के अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज ने वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती का अदम्य साहस, पराक्रम और अस्मिता सदैव प्रेरणादायी रहेगा। मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध उनका संघर्ष और स्वाभिमान की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि रानी दुर्गावती ने जिस अदम्य शक्ति और साहस के साथ रणभूमि में वीरता का परिचय दिया, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है और राष्ट्र की बेटियों को सदैव आत्मबल एवं राष्ट्र प्रेम की सीख देता रहेगा। लेसटाउन पौड़ी गढ़वाल में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया और कहा कि उत्तराखंड की धरती वीरों की जननी रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 4 धामों के बाद अब 5वां धाम सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा के दौरान शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्र की गई, जो सदैव उनके शौर्य और बलिदान की याद दिलाती रहेगी। शहीद सम्मान समारोह में आज जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है, ऐसी सभी हमारी वीर नारियां, वीर माताएं और
हमारे सभी बलिदानियों के परिजन, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों को, वीर शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपने बेटे की विदाई में बहा होगा। उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है, जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। तो आज के अवसर पर मैं, जैसा जोशी जी ने कहा, कुछ घोषणाएं यहां पर करना चाहता हूं कि गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में सैनिक विश्राम गृह का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वीर नारियों एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण निदेशक सैनिक कल्याण तथा सभी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में पूर्व सैनिकों की नियुक्ति कर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर CSC स्थापित किए जाएंगे। अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त न करने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी द्वितीय विश्व युद्ध के एवं पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को सम्मान राशि प्रदान की जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के लिए, जिसका DPR तैयार हो गया, उसके संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूं। राजकीय इंटर कॉलेज करतिया, इनका नामकरण शहीद कमल सिंह रावत जी के नाम पर, हाई स्कूल डोबरियासार शहीद अनुज सिंह नेगी जी के नाम पर, गौडवा चिड़वा मार्ग शहीद केशवानंद ध्यानी जी के नाम पर, PSC जहरीखाल शहीद हरीश जोशी जी के नाम पर, जहरीखाल गुमखाल मार्ग शहीद खुशाल सिंह नेगी जी के नाम पर किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय नई दिल्ली से अलका लांबा ने प्रेस वार्ता में बिहार में वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम कटने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिससे ये अब महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया शामिल हैं, जहां लगभग 60 विधानसभा सीटें आती हैं। अलका लांबा ने इसे संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर इंडिया गठबंधन ने 25 सीटें जीती थी। जो मुद्दा श्री राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन तक बिहार के 25 से अधिक जिलों में गई। SIR के नाम पर बिहार और भारत में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो फर्जीवाड़ा मुख्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के इशारों पर जो कर रहे हैं, आज फिर हमारे सामने जानकारी आई है। 3 बड़ी न्यूज एजेंसी ने आर्टिकल्स छापे हैं, द ट्रिब्यून, द वायर और द हिंदू में। खुलासा हुआ है कि बिहार की 22.7 लाख, लगभग 23 लाख महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। महिलाओं के वोट काट दिए गए हैं, उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर पाएंगी। ये मात्रा है 23 लाख महिला मतदाताओं की। कुल महिला मतदाता है बिहार में 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, उसमें से 23 लाख के करीब महिलाओं के वोट कटे, जिसका प्रतिशत बनता है 6.28। महिलाओं के वोट काट दिए गए। हम इस फैसले को संविधान के खिलाफ फैसला मांग रहे हैं।
कैसे है ये फैसला संविधान के खिलाफ? बाबा साहब अंबेडकर ने हम महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। भाजपा आरएसएस ने उसी संविधान पर वोट के अधिकार पर हमला करते हुए 22-23 लाख महिलाओं को बिहार में वोट से वंचित कर दिया है। और ये सबसे बड़ा खुलासा इन्हीं अखबारों के जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो आपको पता लगेगा। बिहार में 243 विधानसभाएं सीटें हैं, लेकिन पूरी 243 सीटों पर यह वोट नहीं कटा है। मात्र 6 जिलों में यह कार्रवाई हुई है और इन 6 जिलों में आप देखेंगे गोपालगंज विधानसभा में 1.5 लाख, एक ही विधानसभा में 1.5 लाख वोट काट दिया जाता है महिलाओं का। उसके बाद सीट आती है सारण, 2,24,000, एक ही विधानसभा में 2,24,000 वोट कटता है। बेगूसराय में 1,15,000 वोट कटा। समस्तीपुर विधानसभा में 2,18,000 वोट कटता है। भोजपुर विधानसभा में 1,41,000 वोट कटता है और पूर्णिया में 1,90,000 महिलाओं के वोट काटे एक विधानसभा में। भागलपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, ये वो विधानसभाएं हैं 6 जिलों की जहां पर लाखों में महिलाओं के वोट एक विधानसभा में काट दिए गए हैं। और आपको मालूम है अगर मात्र मैं 6 जिले लूं पूरे बिहार में से, एक मात्र 6 जिले जहां पर यह कार्रवाई हुई है, तो आप हैरान होंगे। इन 6 जिलों में 60 के करीब लगभग सीटें हैं, 59। उन 60 सीटों पर ही ये सबसे अधिक वोट कटा है। और आप अगर 2020 का चुनाव देखेंगे बिहार विधानसभा का, तो आप पाएंगे कि 2020 विधानसभाओं में इन 60 सीटों पर 25 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी और 34 सीटें एनडीए ने जीती थी। करीबी का मुकाबला रहा वहां पर हमारा, और यहीं पर फैसला जीत हार का हुआ था। और पूरी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से वोटरों को चूना लगाने का काम किया है। हम एसआईआर के खिलाफ थे, हम एसआईआर के खिलाफ हैं और हम एसआईआर के खिलाफ बिहार से भारत में आवाज बुलंद करते आए हैं और करते रहेंगे। चुनावों की घोषणा होने वाली है इस समय, जब मैं आपसे 5 तारीख है अभी बात कर रही हूं अक्टूबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय पटना बिहार में बैठे 1-2 दिन में चुनावों की घोषणा, तारीखों की घोषणा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान चलाया है 15 सितंबर को, जो 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। हमारा पहली मांग अगर आप देखेंगे वोटर अधिकार, वो हमारे वोटों की चोरी रोके, इसके अभियान में पहला है मशीन रीडेबल मतदाता सूची को फोटो सहित सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी मांग है चुनाव आयोग से। आज चुनाव आयोग बिहार बैठे हैं, हम दोबारा कहते हैं कि हमें तुरंत बिना समय गवाए चुनावों की तारीख घोषणा होने से पहले हमें मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो सहित साझा करवाई जाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। वसंत कुंज स्थित श्री आदिशक्ति मां कल्याणी मंदिर परिसर में स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी मेला 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज विशेष रूप से उपस्थित रही और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों एवं परंपराओं से जुड़े इस आयोजन को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मेले में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ाव को और गहरा करना तथा स्वावलंबन, उद्यमिता और राष्ट्र गौरव की भावना को सशक्त बनाना रहा।
आयोजकों ने कहा कि यह मेला स्वावलंबन से सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाता है और नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर भारत व राष्ट्र प्रेम का प्रेरणादायी संदेश प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव इस विश्वास को मजबूत करता है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा को सिर्फ राजस्व का साधन नहीं बल्कि रोजगार, स्थानीय विकास और सुशासन का मॉडल बना रहा है। उन्होंने बताया कि देश की पहली लिथियम नीलामी से लेकर 60 से अधिक खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी ई नीलामी तक छत्तीसगढ़ अब क्रिटिकल मिनरल्स का विश्वसनीय केंद्र बन चुका है। DMF पोर्टल 2.0, नई रेत नीति और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे सुधारों ने पारदर्शिता को नई ऊंचाई दी है। वहीं IIT रुड़की, IASM धनबाद और कोल इंडिया के साथ MOU से स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत खनन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में उपस्थित प्रतिनिधिगण, PSU और अन्य निजी उद्योगों के अधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। इस पावन धरा में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट के साथ ही सोना, हीरा, निकल, कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं। हाल की खोजों ने छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों के मामले में अधिक मजबूत बनाया है। खनिजों का सही उपयोग और उद्योगों का विकास देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे कि हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा है, छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योग शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रणनीतियों के साथ विकास को नई दिशा दी है। इस साल DMF से 1673 करोड़ रुपए का अंशदान मिला है, जिससे प्रदेश में कुल 9,362 विकास के काम स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माइनिंग से 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक नई उपलब्धि है। और इसके लिए मैं माइनिंग विभाग को भी और सारे उद्यमियों को भी बधाई देना चाहूँगा। आप सब लोगों ने अच्छा काम किया माइनिंग के सेक्टर में और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे प्रदेश को भी ज़्यादा मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है। मुझे गर्व है कि छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी की। कोरबा के कटघोरा में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज का बड़ा भंडार है। प्रदेश में अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिसमें लौह अयस्क, बॉक्साइट, लाइमस्टोन के साथ ही क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज शामिल हैं। और इस विषय में मात्र अभी 19-20 महीने में जो हमारी सरकार ने माइनिंग के सेक्टर में किया है और ये सब जो विकास हम लोग कर पाए हैं, इससे राज्य को राजस्व तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ लाखों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। बंधुओं, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है और आज उनके लिए अधिमानी बोलीदार घोषित किए गए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दक्षिण गोवा में पार्टी स्वयं सेवकों से मुलाकात की। इस मौके पर राज्य प्रभारी अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर, विधायक वेंजी विकास और क्रूज सिल्वा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केजरीवाल ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मापुसा में एक नया क्लिनिक खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह बाद मापुसा में क्लिनिक खुलेगा, जहां इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ मुफ्त होगा। आज गोवा की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, इट हैज बिकम वेरी वायलेंट। गुंडा राज हो गया गोवा के अंदर। एक आम आदमी को अपनी आवाज उठाने में डर लगता है, सरकार से कुछ डिमांड करने में डर लगता है।
मेरे घर में अगर पानी नहीं आ रहा, मैं अगर कहूं कि पानी नहीं आ रहा तो मुझे आके धमकाते हैं। मेरे घर के सामने की सड़क अगर टूटी हुई है, मैं कहूं सड़क टूटी हुई है, सड़क बनवा दो, तो मुझे धमकाते हैं। आज पूरे गोवा के अंदर गुंडा राज चल रहा है। पूरे गोवा की सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई थी। हम लोगों ने गोवा की सड़कों को रिपेयर करने के लिए कैंपेन चलाया। आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चलाया। घर घर जाके आप लोगों ने एक एक घर में जाके लोगों के सिग्नेचर करवाए। गोवा में 20 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख लोग। आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं, इनमें से 90% लोगों को कभी ना बीजेपी से लेना देना था, ना कांग्रेस से लेना देना था। आम लोग हैं आप लोग, हम लोग भी आम लोग हैं। हमारी पार्टी में जितने नेता हैं, 90% नेता आम बैकग्राउंड से आते हैं। कभी हमें ना मेरे पिताजी नेता थे, ना मेरी माताजी नेता थी, ना नाना दादा चाचा ताऊ मामा, कोई मेरा नेता नहीं था। हम लोग आम लोग हैं, इस देश के आम लोग हैं। हम लोग कुछ करने के लिए आए थे, सेवा करने के लिए आए थे राजनीति के अंदर। ये मोहल्ला क्लिनिक जो आपके अलग अलग इलाकों में खुल रहे हैं, ये आपको सेवा करने का मौका देते हैं, बहुत बड़ा मौका देते हैं सेवा करने का, पुण्य कमाने का मौका देते हैं। जब आप इस मोहल्ला क्लिनिक में किसी भी बीमार आदमी को लेके जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, वो आपको आशीर्वाद देता है। जब भी शाम को किसी, आज मान लीजिए कोई इलाज करा के गया, शाम को जब आप उसके घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक दवाई मिल गई, डॉक्टर ने ठीक किया, वो आपको आशीर्वाद देता है, बहुत खुश होता है। और सभी धर्मों में लिखा हुआ है, खूब सेवा कीजिए लोगों की, खूब पुण्य कमाइए। और जब आप आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आप आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप यहां पे एक एक व्यक्ति गोवा के लिए काम कर रहे हैं, गोवा को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 60 साल में गोवा पे कुछ चंद परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। ये पार्टी आए कि वो पार्टी आए, ये 14 फैमिलीज राज करती हैं केवल। 20 लाख लोग गोवा के अंदर है। क्या चुनाव लड़ने का अधिकार इन्हीं 14 फैमिलीज को है? आप लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? कांग्रेस कभी आपको टिकट नहीं देगी, बीजेपी आपको कभी टिकट नहीं देगी। केवल आम आदमी पार्टी है जो वेंजी को और क्रूज को टिकट दे सकते हैं, जिनका ना बाप नेता था, ना भाई नेता था, ना दादा नेता था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा की सरकार के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? गोवा के लोगों का कि इन फैमिलीज का? गोवा के रिसोर्सेज आपके लिए इस्तेमाल होने चाहिए। गोवा के नेचुरल रिसोर्सेज, पहाड़, जंगल, सारी नदियां, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए, आपके फैमिली के लिए अस्पताल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पानी आना चाहिए, उसके लिए खर्च होना चाहिए। ये चुनाव सिस्टम बदलने का चुनाव होगा, इस सिस्टम को बदलना है। बीजेपी एंड कांग्रेस आर अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। सो व्हेन यू वर्क फॉर आम आदमी पार्टी, बी वेरी क्लियर, यू आर नॉट वर्किंग फॉर आम आदमी पार्टी, यू आर वर्किंग फॉर गोवा। गोवा का सिस्टम बदलने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपको काम करना है। आप लोगों को क्या करना है? बहुत सारे काम करने हैं। एक तो मोहल्ला क्लिनिक भी है, अब ऑफिसेज भी बन रहे हैं। ऑफिसेज में भी हम गरीबों की सेवा करेंगे। किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को आधार कार्ड बनाना है, किसी को राशन कार्ड बनाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, कई सारे काम होते हैं। आप लोग ऑफिस में बैठ के गरीबों की मदद करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? उन लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाना है। तो मोहल्ला क्लिनिक के जरिए और ऑफिस के जरिए हमें सर्विस करनी है, हमें लोगों की सेवा करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा मैंने कहा, मुझे लग रहा है समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग, गॉड इज विद अस, भगवान हमारे साथ है। गोवा जरूर बदलेगा, हम सब मिलके बदलेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र